Hi, you are in Mat Talk with Dr. Kumardeep. I am Dr. Kumardeep Datta Chaudhary, Senior Medical Oncologist at Max Hospital, शालीमार बाग। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में कि कैंसर डायग्नोसिस हुआ उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, किस तरह से कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो है कि हम सबको पता है कि कैंसर होता है तो एक सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरापी होता है, केमोथेरापी होता है, हार्मोन थेरापी होता है, टारगेट थेरापी होता है एंड आज के डेट में जो लेटेस्ट है इम्यूनोथेरापी भी होता है। अब सर्जरी कैसे काम करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्जरी? सर्जरी अगर कोई अर्ली स्टेज की बीमारी लेके आता है तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड ट्यूमर्स में सर्जरी इज क्यूरेटिव। जैसे किसी का ब्रेस्ट कैंसर लेके आए या लंग कैंसर लेके आए या हेड एंड नेक कैंसर, बट अर्ली स्टेज का डिजीज होगा तो सर्जरी का रोल इसमें होता है और सर्जरी से फिर हम क्यूरेटिव इंटेंट पे जाते हैं, क्योर एकदम जड़ से ख़त्म करने की। सर्जरी का रोल हेड एंड नेक कैंसर में है, ब्रेन ट्यूमर में है, लंग कैंसर में है, ब्रेस्ट कैंसर में है, स्टोमक कैंसर में है, इसोफेजियल कैंसर में है, इसोफेगस मतलब फूड पाइप की कैंसर में, आंतों की कैंसर में है। लेकिन जैसे लिम्फोमा बोलते हैं हम, हिमेटोलॉजिकल कैंसर, लिम्फोमा में या माइलोमा में या ल्यूकेमिया में यूजुअली सर्जरी का कोई रोल नहीं होता। या फिर अगर जो हमने कैंसर सॉलिड ट्यूमर्स बताया जिसमें सर्जरी का रोल है, अगर एडवांस स्टेज का बीमारी होगा, जैसे फैला हुआ बीमारी है, चाहे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर ही क्यों ना हो, जहाँ पे सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है, बट ब्रेस्ट कैंसर अगर फैला हुआ है तो ब्रेस्ट कैंसर में भी सर्जरी का कोई एज सच कोई रोल नहीं है। स्टेज 4 का डिजीज होता है, उसमें सर्जरी तभी आता है जब पेलिएशन इंटेंट हो। मान लीजिए पेलिएशन इंटेंट क्या है, मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत बड़ा ट्यूमर है, फाटने वाला है, अब उसमें हम पेलिएटिव टॉयलेट मेस्टेक्टोमी कराते हैं, मतलब निकाल देते हैं ताकि फटे ना, और अगर फटेगा तो इस पर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो आगे की सिस्टमिक थेरापी भी आप नहीं कर पाओगे, तो इसके कारण से हम सर्जरी के रिमूव कर देते हैं। अदरवाइज सर्जरी का रोल अर्ली स्टेज सॉलिड ट्यूमर्स में है, हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में सर्जरी का एज सच कोई बड़ा रोल है नहीं। देन आया रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन का क्या रोल होता है? जैसे रेडिएशन, जहाँ पे रेडिएशन भी डेफिनेटिव लोकल थेरापी है, सर्जरी जैसे लोकल थेरापी है, रेडिएशन भी वैसे ही लोकल थेरापी है, मतलब किसी बीमारी है उसी जगह पे काम करेगा, पूरा शरीर में काम नहीं करेगा। आप मान लीजिए जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अब ब्रेस्ट कैंसर में हम जब देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में गांठों में बीमारी फैल गई है, बगल की गांठों में बीमारी फैल गई है, तो वहाँ पे आता है रेडिएशन का रोल। तो वहाँ पे हम एडजुवेंट रेडिएशन करते हैं, सर्जरी के बाद एडजुवेंट रेडिएशन होता है। या ब्रेन ट्यूमर में सर्जरी के बाद, सर्जरी हो गया ब्रेन ट्यूमर का, उसके बाद रेडिएशन होता है। या हेड एंड नेक ट्यूमर में सर्जरी हो गई, वहाँ पे सर्जरी के बाद कुछ ऐसे फाइंडिंग होते हैं जिसमें हमें लगता है कि सर्जरी के बाद भी रेडिएशन करना चाहिए, वहाँ पे रेडिएशन होती है। कभी कभार हेड एंड नेक कैंसर में ऐसा होता है कि जहाँ पे हम सर्जरी कर नहीं पाएंगे, जैसे वोकल कॉर्ड का। अब वोकल कॉर्ड का सर्जरी करेंगे, निकाल देंगे तो वॉइस ही निकल जाएगा बंदे का, तो यूजुअली वहाँ पे रेडिएशन होती है, सर्जरी का रोल नहीं होता। या लेरिंजियल कैंसर में, तो क्योंकि वोकल कॉर्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे निकाल देंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, तो उसमें हम सर्जरी नहीं करते, बट डेफिनेटिव रेडिएशन बोलते हैं उसको, रेडिएशन करते हैं। आंतों में भी सिलेक्टिव केसेस में है, आंतों में हर जगह रेडिएशन का रोल नहीं है, कुछ जगहों पे आंतों की कैंसर में भी रेडिएशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, रेडिएशन, आप जैसे रेडिएशन भी बात कर रहे हैं हम, मेनली आप समझ ही गए होंगे, रेडिएशन सर्जरी दोनों ही बेसिकली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है फॉर अर्ली स्टेज कैंसर। अब कभी कभार क्या होता है, एडवांस स्टेज में भी रेडिएशन हम करते हैं, जैसे बोन में बीमारी फैल गई, किसी का बोन में बीमारी फैल गई, बट बोन में बीमारी के कारण, फैलने के कारण वहाँ पे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपको पेन कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे लोकल रेडिएशन आपको देना है। बट जो रेडिएशन हम अर्ली स्टेज में करते हैं उसका डोज और जो बाद की डोजों में अंतर होता है, वो माइन्यूट डिटेल, वो आप जब किसी की ज़रूरत होता है उस हिसाब से डॉक्टर समझाते हैं, बट देयर इज़ ए डिफरेंस इन द डोज। अच्छा, अब केमोथेरेपी का रोल कहाँ होता है? केमोथेरेपी हर जगह पे रोल होता है, चाहे अर्ली स्टेज हो, एकदम अर्ली स्टेज में जैसे नहीं होता है, बट बीच की स्टेज हो जहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ पे बगल की गांठ में बीमारी फैल गई है, तो वहाँ पे आपको रेडिएशन भी करना है, साथ में केमो भी देना है, ठीक है। बहुत सारे मोलिकुलर फाइंडिंग भी होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, जहाँ पे मोलिकुलर फाइंडिंग के बेसिस पे भी लगता है हाँ यहाँ पे केमो देना चाहिए, वो हम केमो देते हैं। केमो जब फैला हुआ बीमारी हो, एडवांस स्टेज की बीमारी हो, तब भी केमो का रोल आता है।
उस टाइम में भी केमो होता है। अब केमो का बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, सबको पता है। जो हेयर लॉस होता है, यूजुअली लेडीज़ में हेयर लॉस से ही बहुत बड़ा इट इज़ स्टिग्मा फॉर देम कि हाँ भाई हेयर लॉस हो गया, बाल झड़ गए, तो क्या होगा, आगे कैसा होगा, वो होगा। तो उसमें भी बहुत सारे तरीके आए हैं। कूल कैपिंग करते हैं। कूल कैपिंग करके क्या है, जो हेयर लॉस है वो कम करने की कोशिश करते हैं, कम होता भी है। इट इज़ ए प्रूवन मेथड। दूसरा ये है कि केमोथेरेपी की और भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। बट उसको भी तरीके हैं, दवाई इंजेक्शन दे सकते हैं, साइड इफेक्ट कम करने की इंजेक्शन हम दे सकते हैं केमोथेरेपी लगने के बाद, ताकि डब्ल्यूबीसी कम ना हो या हीमोग्लोबिन कम ना हो। हम डाइटरी मॉडिफिकेशन वैसे पेशेंट को बता सकते हैं जिससे भाई हीमोग्लोबिन मेंटेन रखे, जो आयरन रिच फूड है वो ले, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो एंड एडवांस स्टेज में कभी कभार एडवांस स्टेज की जो केमोथेरेपी है और अर्ली स्टेज की केमोथेरेपी में भी कभी कभार फ़र्क आता है। जैसे एडवांस स्टेज में यूजुअली सिंगल ड्रग का केमोथेरेपी दिया जाता है, लेकिन जब अर्ली स्टेज की केमोथेरेपी में मल्टीपल ड्रग की यूजुअली मल्टीपल ड्रग की केमोथेरेपी दिया जाता है। तो ये छोटा मोटे डिफरेंसेस होते हैं। कुछ है टारगेटेड थेरेपी। अब टारगेटेड थेरेपी हेड एंड नेक कैंसर में भी रोल है। जो हेड एंड नेक में होता है, गले की कैंसर, मुंह की कैंसर या थ्रोट की कैंसर, लेरिंग्स का कैंसर, उसमें भी टारगेट थेरेपी का रोल आता है। मतलब वो टारगेट थेरेपी अकेले में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बट कैंसर केमोथेरेपी के साथ मिलके काम करता है। आंतों की कैंसर में भी टारगेट थेरेपी का रोल होता है। उसमें भी जब केमोथेरेपी खत्म हो जाती है उसके बाद मेंटेनेंस के तौर पे भी टारगेट थेरेपी दिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में भी कुछ एक मार्कर है, मोलिकुलर मार्कर, वो अगर पॉजिटिव आए तो केमोथेरेपी के साथ हम वो टारगेट थेरेपी शुरू करते हैं। बाद में भी हम 1 साल के लिए वो टारगेट थेरेपी कंटिन्यू करते हैं। टारगेट थेरेपी से यूजुअली साइड इफेक्ट नहीं होता। जो हम जानते हैं कि केमोथेरेपी से हाँ भाई ब्लड काउंट कम हो जाना, हेयर फॉल होना या म्यूकोसाइटिस, मुंह में छाले पड़ना या लूज मोशन लग जाना, एपेटाइट कम हो जाना या उल्टी लगना, ये सब साइड इफेक्ट टारगेट थेरेपी पे यूजुअली नहीं होता है। टारगेट थेरेपी की बहुत ही लिमिटेड साइड इफेक्ट होता है। जैसे ब्रेस्ट में हम यूज़ करते हैं, जो यूजुअल टारगेट थेरेपी यूज़ होता है, उसमें हार्ट फंक्शन फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ता है। हर 3 महीने में एक बार हार्ट की इको कार्डियोग्राफी करना पड़ता है। जो हेड एंड नेक में हम कुछ टारगेटेड थेरेपी यूज़ करते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट है, कुछ है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब देखने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम लेवल कम होने की संभावना रहता है। आंतों की कैंसर में हमें देखना पड़ता है कि यूरिन टेस्ट फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। उसमें देखना पड़ता है कि हाँ, हम जो टारगेट थेरेपी दे रहे हैं उसमें यूरिन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है या मैग्नीशियम लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो देखना पड़ता है। अब टारगेट थेरेपी से भी आगे आ गया इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करके काम करता है। और इम्यूनोथेरेपी में हमने देखा है, इवन जो पेशेंट ने केमोथेरेपी से भी रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, उससे भी रिस्पॉन्स करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इम्यूनोथेरेपी लगने के बाद लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। इवन बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं, हमने इम्यूनोथेरेपी दिया और इम्यूनोथेरेपी देने के बाद सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी देने के बाद हमने सारे ट्रीटमेंट बंद कर दिया एंड पेशेंट इज स्टिल रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। ऐसा हो गया कि इम्यूनोथेरेपी खत्म हुए 3-4 साल हो गए, बट पेशेंट की कोई बीमारी नहीं है। एडवांस स्टेज की डिजीज लेके आए थे, बट इम्यूनोथेरेपी ने ऐसा अच्छा काम किया है कि अभी जैसे हम 3-4 साल पहले ट्रीटमेंट खत्म कर दिए, बट अभी भी पेट सीटी कराते हैं, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिजीज। तो ऐसा फायदा होता है। हालांकि सब में नहीं होता, बट जिनमें होता है बहुत बढ़िया फायदा रहता है इम्यूनोथेरेपी का। इम्यूनोथेरेपी एज सच केमोथेरेपी जैसा साइड इफेक्ट करता नहीं है। इनका स्पेसिफिक कुछ साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता है, जैसे थायराइड फंक्शन एब्नॉर्मलिटी कर सकता है, कभी कभार निमोनिया कर सकता है या कोलाइटिस कर सकता है। दिस आर लिमिटेड नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स और स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स विच आर मैनेजेबल। सो मोटा मोटा ये है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आज के डेट पे जो अवेलेबल है। अगर आपको आज का टॉपिक और जो हमने बातें की वो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हम अगले दिन अगले सेशन पे डिस्कस करेंगे अबाउट इमोशनल सपोर्ट फॉर द कैंसर पेशेंट्स एंड फैमिली। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले दिन पे हम इमोशनल सपोर्ट ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड फैमिली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं हर दिन फील करता हूँ कि इसकी डिस्कशन ज़रूरत है हमारे कैंसर पेशेंट्स भाई बहनों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।